यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मित्रों, गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एनपीएस के साथ साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की और एम्प्लॉयज को विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने इस स्कीम की जो घोषणा की है, तो मीडिया के माध्यम से, वर्तमान पत्रों के माध्यम से हमें जो जानना मिला है और पेंशन के बारे में मैं खुद जो जानता हूं, वो सब मिला के हम वास्तविकता की नजदीक इस स्कीम की चर्चा करेंगे। जनरली मैं गुजराती में वीडियो बनाता हूं, गुजरात सरकार के एम्प्लॉइज के लिए। सर्विस मैटर पर मेरे लगभग 200 वीडियो अवेलेबल है, लेकिन सभी गुजराती में है। कुछ एम्प्लॉइज का मैसेज आया कि स्कीम भारत सरकार ने लागू की है, कुछ स्टेट भी लागू करेंगे, तो हिंदी में जो वीडियो होगा तो सभी को समझने में अच्छा रहेगा। कुछ हिंदी भाषी एम्प्लॉई ने मेरा वीडियो सुना, मैसेज किया कि आपने गुजराती में बहुत बेहतरीन वीडियो यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर बनाया है, लेकिन सर हिंदी में बनाइए तो हम अच्छी तरह समझ सके। उसकी जो वो रजुआत थी, वो ध्यान में लेकर मैंने ये वीडियो हिंदी में तैयार किया है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें किस किस बात की हम चर्चा करेंगे, वो पहला हम देख लेते हैं, की पॉइंट ऑफ द स्कीम। देन डिटेल में एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो तक बने रहेंगे तो सारी स्कीम जो है उसमें गवर्नमेंट जो कहना चाहती है, जो देना चाहती है, उसका आपको ख्याल आएगा। आपको वो पसंद करना है कि एनपीएस में रहना है, वो भी आप डिसाइड कर सकेंगे। तो इस योजना में हम यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस तीनों का तुलनात्मक चर्चा करेंगे। एनपीएस में क्या था, यूपीएस में क्या है, ओपीएस में क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का 18.5% कंट्रीब्यूशन किस भाग में इन्वेस्ट किया जाएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस योजना में 50% से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कर्मचारियों का 10% इन्वेस्टमेंट सेवानिवृत्ति के बाद वापस मिलेगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये चारों पॉइंट समझने के लिए आप पूरे वीडियो तक बने रहें। यूपीएस योजना किसको लागू होगी? तो जो लोग वर्तमान में एनपीएस में बने हुए हैं, जो अभी एनपीएस के सब्सक्राइबर है, वो एनपीएस में रह सकते हैं और यूपीएस में जा सकते हैं, या एनपीएस योजना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अप्रैल 2025 के पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसको भी इस योजना में शिफ्ट होने का ऑप्शन मिलेगा। उनके पास यूपीएस में शामिल होने का या एनपीएस में जारी रखने का विकल्प होगा। इसके सिवा जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट जब जॉब की एडवर्टाइजमेंट देगी
यूपीएससी और अनदर रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो उसमें कैंडिडेट को भी ऑप्शन देना होगा कि वो यूपीएस में जाना चाहता है कि एनपीएस में। तो नए जो एम्प्लॉई आने वाले हैं उनको भी ये स्कीम समझनी जरूरी है। और नए एम्प्लॉय के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसमें जनरल नॉलेज में भी यूपीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो आप पूरे वीडियो तक बने रहें। एकीकृत पेंशन योजना, जिसको हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं, उसके तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। जो एनपीएस था उसमें एम्प्लॉय का जो इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था, उस पर जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता था वो उनका पेंशन होता था। एग्जैक्ट कितनी अमाउंट मिलेगी कोई निश्चित नहीं था। यहाँ गवर्नमेंट ने यूपीएस में निश्चित 50% उनका पे के मुताबिक देने का प्रावधान किया है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब अपनी सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल्य एवरेज पे वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। तो एम्प्लॉय का जो निवृत्ति के टाइम पर पे होगा, इसके पहले से 12 मास के सैलरी का टोटल किया जाएगा और उसको डिवाइडेड बाय 12 करके जो अमाउंट आएगी वो उसका एवरेज पे होगा और उसका 50% उसको मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब उसकी न्यूनतम सेवा 25 साल की होगी। तो 25 साल की जिसकी सेवा है उसको एवरेज पे का 50% पेंशन मिलेगा। एक एग्जाम्पल से भी हम आगे समझते हैं। और 25 साल से कम है, 10 साल तक है, 24, 20, 18, 15, 10, तो उसको आनुपातिक मीन्स प्रपोर्शनेट पेंशन मिलेगा। वो भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आनुपातिक एवरेज पे कैसे ध्यान में लेंगे? तो कोई एम्प्लॉई फरवरी 2025 में रिटायर होता है और उसका बेसिक पे 44,900 है। उसका इंक्रीमेंट जुलाई में था, तो जुलाई से फरवरी तक 45,900 8 मंथ तक उनको मिला। इसके पहले उसका 43,600 था 4 मंथ के लिए। टोटल मिला के 12 मंथ का 5,33,600 हुआ। तो उसका लास्ट पे था 44,900, लेकिन उनका एवरेज पे आया 44,467। ओपीएस के साथ बात करते हैं तो ओपीएस में क्या है कि जो 50% पेंशन मिलता है वो लास्ट पे और 10 मंथ एवरेज पे विच एवर इज बेनिफिशियल, जो लाभ करता है वो ध्यान में लिया जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में लास्ट पे ही बेनिफिशियल होता है, तो ओपीएस में वो 44,900 वाला लिया जाता है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने 12 मंथ का एवरेज पे लेने का बोला है, तो मेरा जो लास्ट पे होगा इससे कुछ रकम कम होगी। तो यहाँ 44,900 की जगह 44,467 उसका एवरेज पे हुआ। और पेंशन उसका 50% होगा कब? जिसकी सेवा 25 साल की है, तो उसका 50% होता है 2,234। जो 44,900 पर दिया गया होता तो 22,450 होता, तो कुछ 216 रुपीज जितना पेंशन कम उसका डिसाइड होगा, क्योंकि एवरेज पेपर मिलता है। और ओपीएस की
तरह ही उसको ये 22,234 है, उस पर महंगाई भत्ता भी मिलेगा। जैसे जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। तो एनपीएस में आपका म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है, उसके रिटर्न पर शेयर बाजार पर पेंशन मिलता था, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो मानो कि 50% महंगाई भत्ता है, तो राउंड अबाउट आपको 33,000 जितना पेंशन मिल सकता है। आनुपातिक पेंशन का मतलब समझते हैं। प्रपोर्शनेट पेंशन, तो जिसकी सेवा 25 साल से कम है, 25 साल के लिए तो 50% है, पर किसी की सेवा 24 ईयर्स है, तो 25 का साल के लिए 50%, तो 24 साल के लिए कितना, तो वो आएगा 48%। इसी तरह हम जितनी नौकरी है 25 साल के बारे में, उसको प्रपोर्शनेट गणेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की नौकरी 20 साल की है, तो उसकी 40% पेंशन होगी। पेंशन के कैलकुलेशन से हम समझेंगे कि 25 साल की पूरी सेवा है। हमने आगे पे कैलकुलेट किया था कि एक एम्प्लॉय का पे सालाना 5,33,600 था, उसका एवरेज पे आया था 44,467, जो कैलकुलेशन हमने आई किया था। तो वो जो 44,467 आया, उसका 50% उसका पेंशन डिसाइड हुआ। लेकिन जिसकी सेवा 20 साल की है, तो उसको ये नहीं मिलेगा 22,234, उसको 20 साल के लिए 40% मिलेगा। किसका 40%, तो उसका 12 मंथ का एवरेज पे का 44,467 का, तो वो होगा 17,788। ओपीएस में क्या है कि उसको 50% ही मिलेगा। उसकी सेवा 25 साल की है कि 20 साल की है, लेकिन उनका पे 44,467 है, तो पेंशन 22,234 ही मिलेगा। ऐसा प्रोविजन ओपीएस में है। यूपीएस और ओपीएस में इतना डिफरेंस है। आपको इस जो ओपीएस के रूल है उसके पास्ट में ले जाऊं, तो जब 5वां वेतन आयोग था, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी ऐसा था कि जिसकी सेवा 33 ईयर्स की है, उसको ही 50% मिलता था। 33 ईयर्स से कम है तो प्रोपोर्शनेट ओछा मिलता था। ओपीएस यूपीएस में सरकार वो 33 को घटा के 25 कर दिया है। तो ये एक बेनिफिट पुरानी ओपीएस की कंपैरिजन में है। लेकिन 2006 से जब छठा वेतन आयोग लागू किया गया, तो वो प्रपोर्शनेट वाला निकाला गया। आपकी सेवा 10 साल की है कि 33 साल की है, आपको 50% पेंशन मिलेगा। वो ओपीएस में है, यूपीएस में प्रपोर्शनेट मिलेगा, वो डिफरेंस है। अगर नौकरी के 10 साल पूरे हो गए हैं तो 20% होते हैं। अगर ये 20% 10,000 से कम है, तो न्यूनतम पेंशन 10,000 होगी। तो यूपीएस में एक गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि जिसकी सेवा 10 साल से कम है, और 25 साल से कम है, और उसका पेंशन 10,000 से कम बनता है, तो उसको गवर्नमेंट 10,000 प्लस महंगाई भत्ता देगी। तो ये मिनिमम पेंशन है 10,000 रहेगा। मित्रों, यहाँ अल जो ओपीएस है, ओपीएस में मिनिमम पेंशन 9,000 है,
तो गवर्नमेंट ने यूपीएस में 10,000 किया है। एक बेनिफिट ज़्यादा अच्छा है ओपीएस की कंपैरिजन में, 10,000 मिनिमम पेंशन है। अगर किसी की 12 महीने की औसत सैलरी एवरेज पे 40,000 है और उसकी नौकरी 10 साल है तो उसका 20% 8,000 होगा, लेकिन उनको न्यूनतम 10,000 मिलेगा और उस पर उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन। ओपीएस में जो फैमिली पेंशन है, एनपीएस में भी फैमिली पेंशन है और यूपीएस में भी फैमिली पेंशन है। पहले हम एनपीएस और यूपीएस की कंपैरिजन करते हैं। तो एनपीएस में गवर्नमेंट ने फैमिली पेंशन का बेनिफिट दिया है, लेकिन उसमें ऐसा कहा गया है कि जो एनपीएस का एम्प्लॉई ड्यूरिंग सर्विस उसका डेथ होता है, चालू नौकरी में उसका अवसान हो जाता है, तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस का एम्प्लॉय का अवसान होता है तो उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलता। यूपीएस में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने जो घोषणा की उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि निवृत्ति के बाद भी एम्प्लॉई का डेथ होता है तो फैमिली को पेंशन मिलेगा। ये इनडायरेक्टली प्रोविजन हम समझते हैं। कर्मचारी की मृत्यु होती है, कर्मचारी की मृत्यु के समय उपलब्ध पेंशन की राशि का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो मृत्यु के समय उपलब्ध पेंशन की राशि का 60%, तो पेंशन तो किसका होगा? जो निवृत्त हुआ होगा उसका। तो निवृत्ति बाद उसका फैमिली को उसका जो पेंशन था उसका 60%, 50% का 60% मीन्स 30%। तो अभी ओपीएस में भी 30% फैमिली पेंशन है, तो यूपीएस में भी 30% पेंशन फैमिली पेंशन मिलेगा। ओपीएस में रिटायर के बाद डेथ होता है तो भी मिलता था, एनपीएस में चालू नौकरी में डेथ होता है तो ज मिलने वाला था, और यूपीएस में फिर ओपीएस वाला प्रोविजन आ गया कि रिटायरमेंट के बाद डेथ होता है तो भी मिलेगा और उस पर महंगाई भत्ता भी मिलेगा। तो वो फैमिली पेंशन का जो प्रावधान रिटायरमेंट बाद की डेथ के लिए किया गया, यूपीएस का एक बेहतरीन प्रोविजन है जो एनपीएस में नहीं था। किसी एम्प्लॉय का किसी कारणवश डेथ हो जाता है तो उसको उसका फैमिली की कोई चिंता नहीं रहेगी। ये योजना कब से कार्यान्वित होगी? तो गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि योजना अप्रैल 25 से लागू होगी, 1 अप्रैल 2025। तो नवंबर 24 तक उसके रूल फ्रेम हो जाएंगे और नवंबर 24 से मार्च 25 तक एम्प्लॉय के ऑप्शन लिए जाएंगे और अप्रैल 25 से उनको ऑप्शन के मुताबिक एनपीएस और यूपीएस पेंशन मिलेगा। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी अप्रैल 25 से इस योजना के अनुसार लाभ मिलेगा। जो एम्प्लॉई ऑलरेडी एनपीएस से निवृत्त हो चुके हैं और वो यूपीएस में आना चाहते हैं तो उसको भी ऑप्शन मिलेगा और यूपीएस का पेंशन उनको अप्रैल 25 से मिलेगा, लेकिन उसको डिफरेंस भी इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एम्प्लॉई 2015 में सेवानिवृत्त हुआ है और एनपीएस के मुताबिक वो पेंशन अभी ले रहा है। अब वो ऑप्शन देगा कि मैं यूपीएस में जाना चाहता हूं, तो 2015 में उनकी जो नौकरी थी जितने साल की और उसका एवरेज 12 मंथ का सैलरी था उसके मुताबिक उसका जो पेंशन बनेगा वो पेंशन और एनपीएस में उसको दिए गए पेंशन उसका जो डिफरेंस बनेगा
वो 2015 से 2025 तक डिफरेंस भी उसको दिया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट देगी। तो जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं वो भी यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। जो बात ओपीएस में नहीं है, एनपीएस में भी नहीं है, ऐसी एक नई बेनिफिट, नई बात यूपीएस में सरकार ने हमें दिया है और वो है वन टाइम पेमेंट, एक बारगी भुगतान। एक महीने के वेतन का 10% हर 6 महीने में, 6 महीने में एक महीने का वेतन का 10% के रूप में गणना की जाती है। यदि 30 साल की सेवा पूरी हो गई है तो 6 वेतन એટલે કે 6 पे की राशि महंगाई भत्ते के साथ उसको भुगतान की जाएगी। ये अतिरिक्त भुगतान होगा। उनको जो ग्रेजुइटी मिलेगी इसके सिवा ये एडिशनल बेनिफिट सिर्फ यूपीएस में है, ओपीएस में भी नहीं है, एनपीएस में भी नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। किसी का मूल वेतन 40,000 है और महंगाई भत्ता 50% है तो कुल मिला के 60,000 हुए। 60,000 का 10% 6,000 रुपये हुए। 6 महीने के नौकरी के लिए 6,000 मिलेंगे तो एक साल का 12,000 हुआ। और कोई एम्प्लॉय 30 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 3,60,000 हो गए। यानी लगभग 6 महीने का वेतन राशि हो उसको मिलेगी। ग्रेजुएट के अलावा ये अमाउंट भुगतान की जाएगी। तो ये एडिशनल बेनिफिट भी यूपीएस में है। अब चर्चा करेंगे कर्मचारी का योगदान और गवर्नमेंट का योगदान। तो एनपीएस में कर्मचारी का 10% योगदान होता है और वो 10% ही रखा जाएगा, इसे बढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा यूपीएस में गवर्नमेंट ने बोला है। तो यूपीएस में भी गवर्नमेंट को एम्प्लॉय ने 10% तो देना ही है, लेकिन वो 10% ही रहेगा। जबकि सरकार का योगदान 14% है, उसे बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा। तो एनपीएस में क्या है, 10% प्लस 14 24% इन्वेस्ट होता था। अभी 10% प्लस 18.5 28.5% एम्प्लॉय का सेविंग होगा। और योजना की हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद जो 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाना है या घटाना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का योगदान 10% तय किया जाएगा, उसमें कुछ बढ़ोतरी और घटाड़ा नहीं किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का 18.5 कंट्रीब्यूशन किस भाग में इन्वेस्ट किया जाएगा? तो टोटल हुआ 10 प्लस 18.5 28.5%। कैसे उसको रोका जाएगा? तो कर्मचारी का 10%, गवर्नमेंट का 10%, टोटल मिला के 20% हुआ और गवर्नमेंट का 8.5%। तो 28 का 3 पार्ट कर दिए, 10 10 8.5। तो जो 20% है वो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10 प्लस 14 रहता था, इसकी जगह अब 10 प्लस 10 એટલે 20 रहेगा। वो 20% कहाँ रोकना है वो एम्प्लॉय डिसाइड करेगा। एलआईसी में, एसबीआई में, यूटीआई में, किस एजेंसी में रोकना है तो 20% का कहाँ रोकना है
वो ऑप्शन एम्प्लॉय को रहेगा। गवर्नमेंट का जो एडिशनल 8.5 है वो कहाँ रोकना, वो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। मित्रों, यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि ये अलग रखने का प्रावधान क्या है। तो ये 8.5% इसलिए गवर्नमेंट ने अलग रखे हैं कि आपका जो 10+10 20% का जो रिटर्न आएगा म्यूचुअल फंड से, वो रिटर्न की अमाउंट और आपको जो अपना एवरेज सैलरी का 50% देना है वो एवरेज, उस दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो ये 8.5% वाला इन्वेस्टमेंट में से गवर्नमेंट ऐड करेगी। समझ लेते हैं कि किसी का लास्ट एवरेज पे 40,000 था और उसकी सेवा 25 ईयर्स से ज्यादा थी, तो उसका पेंशन 20,000 बनता है। लेकिन उसका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आता है 17,000, तो 3,000 का जो घाटा हुआ वो गवर्नमेंट ये 8.5% वाला इन्वेस्टमेंट में से ऐड करके उनको मिनिमम 20,000 देगी। और आगे समझते हैं कि 50% से ज्यादा पेंशन मिल सकता है, तो वो भी समझते हैं यही उदाहरण पर। तो हमने समझा कि किसी का 12 मंथ एवरेज पे 40,000 है और उनका पेंशन 25 साल की सेवा के बाद 20,000 बनता है। लेकिन उनका जो 20% इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 25,000 आ गया, तो गवर्नमेंट 20,000 के बदले 25,000 पेंशन देगी। तो 50% मिनिमम पेंशन गारंटी है, मैक्सिमम गारंटी नहीं है। ओपीएस में मैक्सिमम 50% मिलते हैं, इसमें 50% ए मिनिमम गारंटी है। तो उसका जो 20% का इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बनता है तो पेंशन ज्यादा भी मिल सकता है, कम बनता है तो 8.5 में से उसको ऐड करके 50% तो देना ही है। कर्मचारी का 10% इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। तो मित्रों, ये बाबत में गवर्नमेंट में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ प्रावधान नहीं किया। जब इसके रूल फ्रेम हो गए तभी मालूम पड़ेगा कि ये 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि गवर्नमेंट उसके लिए भी कुछ प्रावधान करेगी, लेकिन क्या करेगी ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी आने की संभावना है कि एम्प्लॉय का जो 20% है उसका 60% वो सेवानिवृत्ति के बाद वापस लेना चाहता है। एनपीएस में तो मिलता है लेकिन यूपीएस में भी तो वो ले सकता है, 60% अमाउंट ले सकता है। लेकिन उसका पेंशन, उसका जो 40% इन्वेस्टमेंट रहा उस पर निर्भर होगा, वो गारंटी वाला निकल जाएगा, ऐसा प्रावधान भी आ सकता है। इसके सिवा जो चर्चाएं चल रही है कि जो सेवानिवृत्ति 25 साल की सेवा के लिए 50% रखा गया है, बहुत सारे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन किया है और ऐसा हो सकता है कि वो घटाकर गवर्नमेंट 20 साल कर सकती है, तो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय को इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक ये भी रिप्रेजेंटेशन की गई है कि जब यूपीएस का एम्प्लॉय जो 80 इयर्स तक जिंदा है तो ओपीएस में 80 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ाया जाता है, तो वो भी बेनिफिट गवर्नमेंट यूपीएस में ला सकती है। तो वो रूल बाहर पड़े
बाद में ही हमको मालूम होगा, लेकिन मेरी जानकारी जब तक थी तो ये गवर्नमेंट ने अभी तक जो घोषित किया है उस पर से उसका सारांश मैंने आपको ये यूट्यूब के माध्यम से समझाया है। आप समझिए। और जो नॉन गुजराती एम्प्लॉय है अदर स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, मेरे गुजराती में सर्विस मैटर पर और फाइनेंशियल मैटर पर बहुत सारे वीडियो है, वो भी आप जो सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है हरीश जोशी ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में वीडियो बनाया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अदर स्टेट के रूल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पर भी हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बनाऊं। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल मैटर पर, जिसमें मैंने भगवत गीता को सोशल लाइफ में हमें किसी तरह मदद रूप होता है, तो भगवत गीता के सभी श्लोक का जो सोशल इम्पोर्टेंस है मैंने समझाने के लिए शुरू किया है। अभी तक मैंने भगवत गीता के 100 जितने श्लोक का गुजराती में समझाने का प्रयत्न किया है। आपको इंटरेस्ट है तो आप स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशन बाय हरीश जोशी वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।